क्वेश्चन नंबर 36 है। देखो, अब क्वेश्चन नंबर 36 में है 20 ग्राम ऑफ CaCO3, ठीक है, और ये है आपका इज हीटिंग गिव 8.8 ग्राम ऑफ CO2 एंड 11.2 ग्राम ऑफ CaO, ठीक है। अब बताओ ये कौन सा लॉ फॉलो करता है, इसकी क्वेश्चन बना देते हैं। देखो, पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि आंसर कौन सा होगा इसका? फर्स्ट वन, ठीक है। तो ये क्या हुआ, देखो CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2। अब ये 20 ग्राम है और ये है आपका 8.8 ग्राम और 11.2 ग्राम। तो सम ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ रिएक्टेंट, तो दोनों आपस में बराबर हो गए, तो हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो फर्स्ट आंसर है। अब 37 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन का बताओ। 37 क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? इसमें सर ए है 37 का फर्स्ट, बिल्कुल सही कहा आपने, 37 का आंसर ए, ठीक है। ए में कैसे पता चला हमें कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन यानी C प्लस 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन यानी O2 गिव्स CO2। तो ये है 12 ग्राम और ये है 32 ग्राम और ये है 44 ग्राम। तो इसमें होगा रिएक्टेंट है सम ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना हो जाएगा? 12 प्लस 32 यानी 44, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, हाँ, तो दोनों बराबर हो गए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी 37 का फर्स्ट आंसर सही कहा आपने। अब 38 क्वेश्चन देखो, 38 क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो। अब इसमें है आपके पास 4Fe प्लस 3O2 गिव्स 2FeO3 Fe2O3। अब इसमें आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। पहला पॉइंट है इसमें, टोटल मास ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन इन प्रोडक्ट, देयरफॉर इट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। पहला ये पॉइंट है, फर्स्ट वाला ही सही, बिल्कुल सही है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट में कितना होगा? F आयरन का और ऑक्सीजन का मास, तो इसका मास और इसका मास ये दोनों सम हो गए, तो प्रोडक्ट है जो वो इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट, इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब है 39 क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन में कह रहा है वो कि इन एन एक्सपेरिमेंट 4.2 ग्राम ऑफ NaHCO3, ठीक है, इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड वेइंग 10 ग्राम। यानी देखो NaHCO3 इसका वेट है 4.2 ग्राम प्लस एसिटिक एसिड यानी CH3COOH, एसिटिक एसिड का वेट है 10 ग्राम। इट इज ऑब्जर्व दैट 2.2 ग्राम ऑफ CO2 इज रिलीज्ड, यानी इसमें CO2 बन रहा है 2.2 ग्राम। द रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड इज फाउंड टू वेट, और जो इसमें से रेसिड्यू बच गया वो कितना बच गया? 12 ग्राम। तो बताओ ये कौन से लॉ को फॉलो करता है? पहला है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या मल्टीपल प्रोपोर्शन या नन ऑफ दिस? सभी। बी आंसर, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी सम ऑफ रिएक्टेंट 14.2 ग्राम और सम ऑफ प्रोडक्ट
12 प्लस 2 यानी 14.2 ग्राम। ठीक है, तो जितना सम किसका होगा, रिएक्टेंट का होगा, उतना ही सम किसका होगा, प्रोडक्ट का होगा, तो आपस में बराबर हो जाएंगे। तो क्या होगा, ये इस लॉ को फॉलो करेगा। अब है 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन में, इन एन एक्सपेरिमेंट 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन combined with 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 36 ग्राम ऑफ H2। देखो, हाइड्रोजन प्लस O2 है और ये क्या बनाता है, H2। इससे बैलेंस करना है, 2 और यहाँ 2 कर दो। इसके 4 ग्राम है, इसके 32 ग्राम है, और ये बनेगा 36 ग्राम वाटर। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हो गया, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। फिर उन्होंने क्या किया, सेकंड एक्सपेरिमेंट किया। उसमें क्या देखा कि जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन है आपके पास 50 ग्राम और ऑक्सीजन आपके पास 400 ग्राम, और इससे जो वाटर बन रहा है H2O वो है 450 ग्राम। 450 ग्राम ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड। तो बताओ ये किस लॉ को फॉलो कर रहा है? फोर्टी का आंसर क्या होगा? दो एक्सपेरिमेंट दिए इसमें आपको, कंफ्यूजन है। कौन सा, कैसे मतलब? देखो, पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कर रहा है, पहला तो फिक्स है। कैसे? कर तो रही है 4 सर, प्लस ये तो 32। फिक्स्ड है। हाँ, ये तो फिक्स हो गया कि देखो 4 प्लस 32 36 ग्राम, और ये भी 36। दूसरे में देखो 50 प्लस 400 450 ग्राम, और ये भी 450 ग्राम। 450। तो जितना बट सर लॉ ऑफ रिएक्टेंट का सम कांस्टेंट है। कैसे निकालेंगे? अब कांस्टेंट के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखो कांस्टेंट निकालने के लिए हमने क्या करना है, परसेंटेज निकालना। हाइड्रोजन की परसेंटेज H2O में और ऑक्सीजन की परसेंटेज। ठीक है, तो दोनों में आप परसेंटेज निकाल के देखो। देखो मैंने कहा पहले एक्सपेरिमेंट में, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी होगी, तो जितना हाइड्रोजन का वेट है अपॉन टोटल वेट है 4/36 इंटू 100। into 100। ठीक है, 1/9 हो जाएगा, इसको डिवाइड करके देख लेना। एक्सपेरिमेंट सेकंड में देखो, हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी होगी, 50/450 इंटू 100 हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 5 1 जा 5 9 जा, वन सेम आ अपॉन गया, नाइन सेम आ गया दोनों एक्सपेरिमेंट में। यस सर, तो तो जब सी है परसेंटेज ऑप्शन। सेम आती है, हाँ जब परसेंटेज सेम आता है तो उसे कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ध्यान रखना, दोनों एक्सपेरिमेंट में अगर दोनों कंपोनेंट की परसेंटेज सेम आ गई तो उसे कहेंगे हम लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। यानी कि ये एक्सपेरिमेंट दोनों को शो करता है, ए और बी दोनों को, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी है और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी है। क्लियर है? तो इसका आंसर हो गया थर्ड। यस सर। थर्ड वन इज द राइट आंसर। अब ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 41। 41 में क्या होगा, देखो एक मिनट, 41 जो क्वेश्चन है, अब आ गया 41 में। बताओ कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है क्या, irrespective of their source pure sample of water always yield 88.89% mass of oxygen and 11.11% mass of hydrogen। तो ये कौन से लॉ को फॉलो करता है, बताओ। परसेंटेज किस में निकालते हैं हम लोग? कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। हाँ, कांस्टेंट कंपोजिशन या डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये एक ही चीज हो गई, इसके नाम अलग अलग हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अभी भी देखो हमने क्या निकाला था, हाइड्रोजन की परसेंटेज निकाली थी और ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाली थी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के, तो आपको एक्सपेरिमेंट 1 और सेकंड से क्या करना है, दोनों एलिमेंट के परसेंटेज निकालना। अगर दोनों के परसेंटेज सेम हुए तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इस लॉ को फॉलो करता है, अगर अदरवाइज वो फॉलो नहीं करता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 41 का आंसर
41 का सी ऑप्शन सी। सी। अब आते हैं 42 क्वेश्चन में। 42 क्वेश्चन आज ये पूरा कंप्लीट करना है हमने, कल टेस्ट होगा। फिर टेस्ट में पहले ही दे दूंगा, आप आराम से करो उससे जिस समय टाइम रहेगा आपके पास। 42 है, देखो। परसेंटेज ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन इन अ सैंपल ऑफ CuO obtained by different methods were found to be same। तो बताओ कौन सा लॉ फॉलो करेगा? परसेंटेज जो कॉपर की और ऑक्सीजन की परसेंटेज थी वो सेम मिली उसे, चाहे उसने कितने ही एक्सपेरिमेंट किए, और CuO को कहीं से भी मेथड से बनाया या कहीं से निकाला, उसने देखा जो कॉपर है और जो ऑक्सीजन है उसकी परसेंटेज सेम है CuO में। तो ये बताओ कि कौन से लॉ को फॉलो करेगा? द कंजर्वेशन ऑफ मास। नहीं, परसेंटेज वाला किसके लिए था? जैसे कांस्टेंट प्रोपोर्शन के लिए था। हाँ, तो कांस्टेंट प्रोपोर्शनल होगा ना आंसर। जब भी हम परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज किसके लिए निकालेंगे हम? कांस्टेंट प्रोपोर्शन के लिए। कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, डेफिनेट प्रोपोर्शनल, कांस्टेंट, कंपोजिशन, सब इसी के नाम है। ठीक है, तो जब भी परसेंटेज का आएगा तो इसको समझ जाना आप, ये सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या डेफिनेट प्रोपोर्शनल भी इसी का नाम है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि जो डेफिनेट प्रोपोर्शनल था वो किस साइंटिस्ट ने दिया था? तो इसमें से ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, प्रूस्ट ने सी दिया है, था। ऑप्शन सी। हाँ, प्रूस्ट, तो उसने दिया था। तो ये हो गया आपके पास 43 क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44। 44 में पढ़ो एक बार क्या लिखा है कि which one of the following pairs of compound illustrate the law of multiple proportions। मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिए क्या कंडीशन बताई थी आपको, याद है इसकी कंडीशन? सर रेशियोज में होना चाहिए। हाँ, और देखो मल्टीपल प्रोपोर्शन की क्या खास बात होनी चाहिए? सबसे पहले उसमें 2 ही एलिमेंट होने चाहिए, बस 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, 2 ही एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, सेम एलिमेंट। और अगर एक का मास फिक्स कर देंगे तो दूसरे का जो मास होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो में आएगा। ये है मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब बताओ इन चारों में से कौन सा इस लॉ को फॉलो करता है? पहला H2O Na2O, दूसरा MgO Na2O, तीसरा Na2O BaO, और चौथा है SnCl2 SnCl4। तो कौन सा आंसर पिक करोगे? इसका आंसर है फोर्थ वन। ठीक है, क्योंकि इसमें डी देखो, पॉइंट। यस सर। हाँ, क्योंकि SN सेम है, Cl सेम है। मैंने कहा था 2 एलिमेंट जो दोनों में सेम होने चाहिए। इसमें देखो Mg है, यहाँ Na है, तो ये फॉलो नहीं होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन है, Na है, ये फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पे Na है, यहाँ Ba है, अलग अलग है। तो जहां पे भी जितने कंपाउंड बनेंगे उसमें जो 2 एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अगर मैंने Sn की वैल्यू को सेम कर दिया तो इसमें Cl के 2 हैं और यहाँ पे Cl के 4 है, तो इसका रेशियो क्या होगा? 2:4, यानी 1:2 हो जाएगा। ठीक है, तो जो एक की वैल्यू मैंने फिक्स कर दी तो जो दूसरा होता है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में आता है, तो उसे कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ जाए। अब यस सर। क्वेश्चन नंबर 45 करो। विच among the following pairs of compounds the one that illustrate the law of multiple proportion। अभी मैंने इसके बताया था, अब बताओ फिर से इसमें से कौन सा आंसर होगा 45 में? सर ये डी ऑप्शन होगा। हाँ, वेरी गुड, अब सही कहा आपने, डी इज राइट ऑप्शन। क्योंकि देखो इसमें N है, यहाँ पे H है, यहाँ Cl है, नहीं होगा।
ये H है, यहाँ H है ही नहीं, इसमें भी नहीं होगा। इसमें C है, इसमें C है ही नहीं, ये भी नहीं होगा। इसमें Cu Cu O O, तो ये वाला है। ठीक है, दो एलिमेंट जो हैं वो सेम होने चाहिए, वो डिफरेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, Yes. आगे बढ़ जाऊं। Yes, sir. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 पे आ गए हम। इसको पढ़ना जरा, क्या लिखा है। 2 सैंपल ऑफ लेड ऑक्साइड। देखो 2 सैंपल लिखा है इसमें, लेड ऑक्साइड के 2 सैंपल होंगे। ठीक है, इस लेड ऑक्साइड के, लेड मतलब पीबीओ, इसके 2 सैंपल Yes, बनेंगे। sir. PP. रिड्यूस टू मेटेलिक लेड बाय हीटिंग ऑफ द करंट ऑफ हाइड्रोजन। यानी हमने क्या किया, जब हमने इसमें हाइड्रोजन डाला तो ये क्या बन जाएगा, पीबी बन जाएगा और H2O बन जाएगा, तो हमें लेड मिल गया। देखो, ठीक है, द वेट ऑफ लेड फ्रॉम वन ऑक्साइड वाज हाफ द वेट ऑफ लेड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अदर ऑक्साइड। देखो पहले वाले में हाफ मिला, मतलब मैं बोलूंगा हाफ एक्स मिल गया। और जब दूसरे वाले में किया हमने एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो जो हमें लेड मिला वो एक्स मिला। पहले में हाफ मिला तो दूसरे में डबल हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट 2 है, ये एक्सपेरिमेंट 1 है। तो ये कह रहा है कि बताओ ये कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है, ये डेटा किस चीज को बता रहा है। पहला है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन या मल्टीपल या इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। कौन सा आंसर होना चाहिए। Sir, C. हाँ, सी, वेरी गुड। देखो सी में खास Multiple बात क्या है proportion. कि 2 एलिमेंट ही होने चाहिए, पीबीओ। ठीक है, तो पीबीओ पीबीओ 2 एलिमेंट ही होने चाहिए। इसमें क्या करते हैं, जब हम इसका रेशियो लेंगे तो रेशियो लेने से क्या होगा कि जो अगर मैंने इसका वेट फिक्स किया है पीबी का, तो जो ऑक्सीजन होगा इसका वेट क्या होगा, एक फिक्स रेशियो में आएगा। ठीक है, तो जो 46 है इसका आंसर सी है, यानी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब ये कैसा होगा, ये ऐसा हो सकता है, देखो पहले वाले में होगा पीबीओ और दूसरे में हो जाएगा PbO2। ठीक है, तो मैंने पीबी की कंसंट्रेशन सेम कर दी, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 एटम है और यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो 1:2 हो गया। तो अगर मैंने एक की कंसंट्रेशन फिक्स करी तो दूसरा क्या होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो में आएगा। इसे कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 47। 47 में पढ़ना जरा क्या लिखा है, देखो अ कंपाउंड ए 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन यूनिट्स विद Hydrogen. 0.57 gram of oxygen in compound B, 2.00 gram of nitrogen combined with 2.24 gram of oxygen. In compound C, 3.00 gram of nitrogen combined with 5.11 gram of oxygen. These result obey the following law. सोचो जरा कौन सा है ये, 1 मिनट। । 47 का आंसर क्या होगा। 47 का आंसर होगा, लग रहा है आपको कोई गैस, क्या हो सकता है। Sir, I हाँ, think A. ए। Constant proportion. हाँ, Yes, sir. कांस्टेंट में भी है, लेकिन देखो इसमें क्या होता है कि जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन की परसेंटेज लेंगे
किसमें से? टोटल कंपाउंड में से। इसमें भी नाइट्रोजन की परसेंटेज लेंगे। तो पहले केस में देखो नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी आएगी? नाइट्रोजन का वेट है 1 ग्राम अपॉन 1 प्लस 1.57, 1.57. ठीक है, इंटू 100। पहले केस में ये हो गया। दूसरे केस में देखो 2 अपॉन 4.24 इंटू 100। अगर आप इसको हाफ कर दो तो कितना आ जाएगा? 2 1 जा 2 और 1 2 आ जाएगा। तो ये दोनों अलग अलग हो गए, है ना? नाइट्रोजन की परसेंटेज क्या होगी? अलग अलग हो गई दोनों जगह Yes, पे। sir. तो यानी ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनल को फॉलो नहीं करेगा। कभी भी दो एलिमेंट आएंगे और कंबाइन कराओगे आप तो वो मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है। मल्टीपल में देखो नाइट्रोजन का है 1 और ये है 0.57। दूसरे केस में क्या हो गया? नाइट्रोजन का 2 और इसका हो गया 2.24। तीसरे का नाइट्रोजन का है 3 और इसका है 5.11। अब आप इसमें से नाइट्रोजन की वैल्यू को फिक्स कर दो। तो ये 1 के लिए इतना है, ये 2 के लिए इतना है, तो ये 1 के लिए कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 2। ये 1 के लिए कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 3। अब इन सब का रेशियो निकालना, इन तीनों का रेशियो निकालोगे तो ये होल नंबर रेशियो में आएगा। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कि हमने एक ही क्वांटिटी को फिक्स कर दिया। तो जो दूसरा है यहाँ पे, दूसरा ऑक्सीजन है, तो ये तीनों क्या होंगे? एक फिक्स रेशियो में आएंगे। उसे कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, Okay, क्लियर sir. है ये? ओके, एक बार ट्राई Yes. करके देखना, फिर से नहीं आएगा तो आप दोबारा पूछना फिर मुझे। 48 क्वेश्चन में आ जाते हैं। 48 क्वेश्चन है, Which of the following statement indicates the law of multiple proportion? देखो अभी हम इसको पढ़ते आ रहे हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए? पहला, दो एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। और दो एलिमेंट में क्या होगा? अगर आप एक की वैल्यू को फिक्स करोगे, एक की वैल्यू फिक्स होगी, तो जो दूसरा होता है अदर एलिमेंट वो क्या होगा? एक सिंपल होल नंबर रेशियो में आएगा। उसका रेशियो निकालोगे तो सिंपल होल नंबर रेशियो में आएगा। ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसमें दो ही एलिमेंट होने चाहिए, बस, दो से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब आपको कहा पहला, सैंपल ऑफ CO2 टेकन फ्रॉम एनी सोर्स विल ऑलवेज हैव कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 1:2। तो इसका नहीं होगा, क्योंकि मल्टीपल में क्या होता है कि दो एलिमेंट क्या है, दो, कम से कम दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाने चाहिए। तो इसने तो बताया नहीं है, इसने तो एक की बात कर रहा है, तो गलत हो जाएगा। सेकंड है, कार्बन फॉर्म्स टू ऑक्साइड। देखो CO2 और CO, वेयर मास ऑफ ऑक्सीजन विल विच कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ कार्बन आर इन द सिंपल रेशियो 2:1। तो ये आपको सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? देखो Yes, इसमें sir. कार्बन ऑक्सीजन है, ठीक है, और पहले केस में क्या है? CO2 है, तो कार्बन का 1, ऑक्सीजन के 2 हो गए। सॉरी, इसको मास में लिख लो 12 ग्राम, और ये हो गया 32। दूसरे में CO है, तो ये 12 है, और ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब वो 16. क्या कह रहा है? देखो कि अगर हमने मास ऑफ ऑक्सीजन फिक्स कर दिया, देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 32 है और यहाँ 16 है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, 32 कर दो दोनों को, तो क्या करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन का मास फिक्स हो गया, हो गया। अब कार्बन का रेशियो देखो, Yes, पहले sir. स्टेट में कार्बन का रेशियो 12 है और दूसरे में कितना है? 12 2 जा 24 है। तो इसका रेशियो क्या आ गया? 12 से 24. डिवाइड कर तो दो, 1 2 1:2। 1 day. Yes, sir. अच्छा, इसमें मैंने क्या किया है? CO2 CO, हाँ। तो जो 48 है, इसका आंसर बी ही है। 2:1 या 1:2, इसको आगे पीछे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी 1:2 या 2:1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर Okay, सही हो sir. गया, बी वाला आंसर। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, इसमें कहा है कि फिक्स मास ऑफ कार्बन, कार्बन का मास फिक्स होना चाहिए। मैंने क्या किया? ऑक्सीजन का मास फिक्स कर दिया। उसने कहा कि कार्बन का मास फिक्स करो। तो कार्बन के मास को फिक्स करेंगे तो क्या होगा? देखो पहले केस में क्या था? CO2,
C और O, तो पहले में 12 और 32 हो गया क्योंकि CO2 बन रहा है। दूसरे केस में 12 और 16 हो गया, क्यों? क्योंकि CO बन रहा है। एक कार्बन इसमें और एक ऑक्सीजन, इसमें एक कार्बन दो ऑक्सीजन। अब कार्बन की वैल्यू फिक्स हो गई 12 12, तो यहाँ पे क्या होगा, 16 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा, यानी 2:1। है ना। तो यस सर। ये हो गया। आगे बढ़ जाओ। यस सर। अब है 49 क्वेश्चन। 49 क्वेश्चन में क्या होगा, 49 क्वेश्चन है जो, इसमें क्या पूछा है आपसे, मॉलिक्यूलर वेट देखो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 32, और SO2 का कितना है, 64 है। ठीक है। अब वो कह रहा है कि 1 लीटर में ऑक्सीजन के n मॉलिक्यूल है 1 लीटर में, तो बताओ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 लीटर ऑफ SO2 अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी। कौन सा आंसर होना चाहिए? तो मैं आप बता देता हूं, देखो इसमें लगेगा एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो क्या कहता है कि अगर आपने प्रेशर को और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, फिक्स कर दिया, ठीक है, तो इक्वल वॉल्यूम में कोई भी गैस है जो, उसका जो इक्वल वॉल्यूम होगा उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा, सेम होगा। ध्यान रखना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होगा, सेम होगा इक्वल वॉल्यूम में। अब देखो इसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। अब अगर 1 लीटर में n मॉलिक्यूल है, देखो 1 लीटर में कितना है, n मॉलिक्यूल है, तो चाहे कोई एन भी गैस हो मॉलिक्यूल है। उसके n मॉलिक्यूल ही होंगे। ठीक है, चाहे कोई भी यस गैस आ सर। जाए, फिर O2 आ जाए, SO2 आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, हाइड्रोजन आ जाए, कोई भी गैस होगा उसका हाँ, 1 अगर लीटर में उनकी n कंडीशन सेम मॉलिक्यूल हो। होंगे। हाँ, अगर उसकी कंडीशन सेम ओके। होगी, यानी टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होगा तब, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी। तो इसका आंसर नहीं। बी। क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन में पूछा है कि 2 लीटर के लिए बताओ, देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अच्छा। 2 लीटर। 2 लीटर के लिए 2 बताना है लीटर आपने। तो सी हो जाएगा सर आंसर। 2n हाँ, हो सी, जाएगा। सी हो जाएगा, वेरी गुड। सी है क्योंकि 1 लीटर में n होगा, तो 2 लीटर में क्या हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा 2n, तो आंसर हो जाएगा 2n। अब है 50 क्वेश्चन। इसमें बताओ, 50 क्वेश्चन है जो, इसमें क्या दिया हुआ है, 10 dm cube of nitrogen gas and 10 dm cube of gas X at the same temperature contain the same number of molecule। ठीक है, the gas X is, इसमें से X क्या हो सकती है, कैसे चेक करेंगे हम इसे? नंबर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। हाँ, अगर नंबर्स देखो, वॉल्यूम सेम है, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स भी नाइट्रोजन सेम गैस है, होंगे। तो हाँ, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा, बिल्कुल सही कहा आपने। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट सेम होना चाहिए। तो नाइट्रोजन का कितना है, 28 है, 14 40। इंटू 2। यस सर, तो इनमें 28। से कौन सा ऐसी गैस है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 28 है? कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन होता है 12 16, और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन होता है यस 14, सर। और हाइड्रोजन होता है 1। तो इसमें से कौन सी ऐसी गैस है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 28 आएगा? सर सी हो। बी। ऑप्शन बी। हाँ, बी ऑप्शन राइट है। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 28। इसका करेंगे तो 14 प्लस 16 30, इसका 44 होता है CO2 का, और इसका 2 आ जाएगा, तो आंसर बी। ठीक है, अब आता है 51 क्वेश्चन।
1 mole of gas occupies a volume of 22.4 लीटर। अगर कोई भी गैस 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। तो ये किसने दिया था? अभी भी इसके पहले हमने इसका नाम डिस्कस सर किया ये था। गैलोसिक लॉ, नहीं नहीं, उसने तो दिया था वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप वाला। एवोगैड्रो। हाँ, एवोगैड्रो ने। एवोगैड्रो ने 1 मोल को कहा था कि 22.4 लीटर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है एवोगैड्रो लॉ, जिसमें कहा था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो उसने उसने फिक्स कहा था कि अगर 1 मोल अगर हमने लिया है तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर। फिक्स है, जो हर एक गैस के लिए होगा। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 52 पे। फिफ्टी टू है। अब बताओ इसमें रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कौन सा शो करेगा? तो रेसिप्रोकल के लिए मैंने आपको क्या कंडीशन बताई थी? देखो, रेसिप्रोकल के लिए पहली चीज क्या है? 3 एलिमेंट होने चाहिए और 3 ही कंपाउंड बनने चाहिए। तो 3 कंपाउंड तो सब में बने, लेकिन 3 एलिमेंट होने चाहिए। अब बताओ इसमें से कौन सा आंसर होगा? इसी से आपको देख के पता चल जाएगा। सी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही सी। आंसर है आपका। हाँ, 52 का सी आंसर, क्योंकि 3 एलिमेंट होने चाहिए। देखो, इसमें केवल 2 ही एलिमेंट है, NO NO NO। तो ये मल्टीपल प्रोपोर्शन को शो करेगा, रेसिप्रोकल को नहीं करेगा। इसमें हो गए 1 2 3 4, 4 टाइप के एलिमेंट हो गए, ये भी नहीं चलेगा। इसमें है 1 2 और O3, बस तो 3 एलिमेंट है, तो ये चल जाएगा। इसमें देखो 1 P है, दूसरा हाइड्रोजन है, तीसरा ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये भी चल सकता है। तो 52 में दोनों ऑप्शन है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा? उसका रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, 1 2 3 हो गए, 1 2 3 है, इसमें भी 3 है। तो इसमें फिर क्या करेंगे हम? अब इसमें तीनों पी दिए हुए, देखो, एक पी, दूसरा पी, तीसरा पी, तीनों में पी नहीं होने चाहिए, ये वाला इसीलिए सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने क्या किया, पी लिया है, दूसरा एच लिया है, तीसरा ओ लिया है, तो एक बार एच और ओ भी तो कंबाइंड होंगे। तो एच और ओ से क्या बनेगा? H2 बनेगा। पी एस से क्या बनेगा? PS3 बन जाएगा। पी ओ से क्या बनेगा? P2O3 बन जाएगा। तो H2O होना चाहिए, यानी एच और ओ कंबाइंड होना चाहिए, वो इसमें नहीं है, इसीलिए फोर्थ वाला आंसर नहीं होगा। थर्ड आंसर इज राइट। क्लियर है? तरुण, यस सर, यस। आप बताओ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस A and B आर केप्ट इन अ कंटेनर एट अ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एवोगैड्रो लॉ इज इनवैलिड। कब एवोगैड्रो काम नहीं करेगा? इसको सोच के बताओ। सर व्हेन गैस A has more number of molecules than B। बी, द गैस आर मोर सर नॉन रिएक्टिव। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। सी, गैस ए हैज मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देन गैस बी। वो कह रहा है, क्योंकि देखो, सर इक्वल सेम वॉल्यूम ऑफ। टेम्परेचर प्रेशर में हाँ, मॉलिक्यूल्स इक्वल हो जाते हैं, और अगर इन्होंने इक्वल मतलब मॉलिक्यूल अनइक्वल होंगे तो एवोगैड्रो लॉ उसमें इनवैलिड हो जाएगा ना। नहीं, वो कह रहा है उसकी कंडीशन क्या है कि अगर इक्वल वॉल्यूम होता है तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल हो जाएंगे। जैसे अभी हमने किया था ना, SO2 का और ऑक्सीजन का, कि अगर ऑक्सीजन के यस सर। N मॉलिक्यूल है 1 लीटर में, ठीक है, तो SO2 के 2 लीटर में कितने होंगे? तो अगर आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी बढ़ जाएंगे, है ना? वो तो आप यस कम सर। ज्यादा कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है, फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया क्या है कि अगर आपने इक्वल वॉल्यूम रखा है तो फिर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही होंगे हर हमेशा।
अच्छा, वो कह रहा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस ए एंड बी आर केप्ट इन अ कंटेनर एट अ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर और एवोगैड्रोस लॉ इज इनवैलिड इफ, हाँ सही कहा आपने, गैस ए हैज मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देन गैस बी। ठीक है, क्योंकि अगर आपने इक्वल वॉल्यूम रखा है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, दोनों के सेम होंगे, है इक्वल ना। होना चाहिए। हाँ इक्वल होंगे, तो ये यस। आपने सी वाला ऑप्शन है जो वो सही है। तो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन 54 क्वेश्चन कहता है मोलर मास इज डिफाइंड एज, मोलर मास किसे बोलेंगे। पहला है मास ऑफ वन एटम कंपेयर्ड विद द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। सेकंड है मास ऑफ वन एटम कंपेयर्ड विद द मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। तीसरा है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस कंपेयर्ड विद द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। और चौथा है नन ऑफ दीज। कौन सा आंसर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। इसका आंसर है थर्ड आंसर। मोलर मास को जनरली हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो हम कहते हैं उसका कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, देखो वन मॉलिक्यूल का मास, ठीक है, किससे कंपैरिजन करेंगे, मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 से, क्योंकि C12 को हम रेफरेंस मानते हैं इसमें। ठीक है, तो हाइड्रोजन या और हटा दिए हमने, कार्बन से हम कंपेयर करते हैं, तो इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास का वो हो जाएगा ये। और एक और होता है इसमें सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, ये भी मोलर मास का है। ठीक है, और ये 55 क्वेश्चन बताओ, 1 AMU इज इक्वल टू, ये तो आसान क्वेश्चन है, सर फिर बी ये ऑफ हो ऑप्शन। जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। बी राइट है, वेरी गुड। 1/12 ऑफ द कार्बन एटम। ठीक है, तो ये 52 का 55 का बी आंसर है। आपको रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है। ओके।